गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। 11:45 हो गए भाई। नाश्ता खाना हो गया हो तो जल्दी से आ जाओ अब। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आज कोई होमवर्क तो था नहीं। वाह, क्या बात है आदर्श। सुबह सुबह एकदम फॉर्म में हो तुम। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा सौरभ। आज कोटा में अच्छा खासा फोग है। कोई सनलाइट नहीं है, विजिबिलिटी कम है। एकदम चिल मौसम हो रहा है। तो रजाई में बैठ के पढ़ना पड़ेगा बेटा। पैरों में रजाई डाल लो बस, और कुछ नहीं। टेबल चेयर पर भी बैठो। यूपी में भी यही हाल है। कितना टेम्परेचर है बताओ? कहाँ? अपने अपने शहर का टेम्परेचर लिखो, देखें। पता है जिनके यहाँ धूप निकल रही है उनको लिखने की जरूरत नहीं है भाई। बिलो 10। बिलो 10 कहाँ का टेम्परेचर है? वैसे कोटा का भी बिलो 10 तो नहीं है अभी राइट नाउ, बट हाँ फॉग बहुत ज्यादा है। जगह भी लिखो यार, ऐसे थोड़ी। गोरखपुर 7? सीरियसली? जगह भी लिखो, जगह भी लिखो। जयपुर तो 17 है। गोरखपुर के आगे भी बड़ी गढ़ी जयपुर 17। पटना में 19 डिग्री एंड फॉग। उत्तराखंड में 2। बेटा उत्तराखंड में तो देहरादून 17? सीरियसली? बहुत ज्यादा यार देहरादून के हिसाब से तो। गुड़गांव में 9। कृतज्ञ। देवरिया 8। कानपुर 10। अभिषेक। दिल्ली 15। कोटा में बस फॉग है, बाकी टेम्परेचर कुछ था ही नहीं। मोतिहारी में 11। बिहार आरा 12। आज प्लान, आज नहीं तो कल दे ही दूंगा बेटा, डोंट वरी, तुम इसकी चिंता मत करो। जौनपुर। जौनपुर बहुत याद है, मैं बनारस जाता था ट्रेन से, तो लखनऊ के बाद ट्रेन इतनी स्लो हो जाती थी, धीरे धीरे चलती रहती थी, उसके बीच में जौनपुर भी आता था उस टाइम। और लखनऊ तक ऑलमोस्ट ट्रेन खाली भी हो जाती थी, तो लखनऊ से वाराणसी तक खाली ट्रेन होती थी, ज़्यादा कुछ होता नहीं था। पैसेंजर्स भी खाली हो जाते थे, हम भी स्लीपर में होते थे, तो सर्दियों में और ज़्यादा सर्दी भी लगती थी। ट्रेन खाली हो गई तो अब क्या करो, सर्दी सुबह सुबह का टाइम होता था, तो ट्रेन ऑलमोस्ट खाली, कुछ खाने को भी नहीं आता था ज़्यादा उस रूट पर। बेटा सब 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 जगह से स्टूडेंट्स पढ़ाए हुए हैं। देवरिया, सतना, रायबरेली, आगरा, सब। अंबिकापुर 23। नालंदा बिहार। चलो, तो आई थिंक लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क तो दिया नहीं था मैंने आप लोगों को। तो वेरिएशन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो अब ये जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के साथ कैसे वेरी करेगा, ये हमें देखना है। तो अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आता है कि ये जो कैपिटल आर होता ना, ये स्मॉल आर के साथ ऑब्वियसली 1s के लिए वेरिएशन अलग होगा, 2s के लिए अलग होगा, 3s के लिए अलग होगा, 2p का अलग होगा, यानी n l m ये
वैसे तीनों पे डिपेंड तो नहीं करेगा, केवल एन और एल पर ही डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। हाँ या ना? क्या बताया था? रेडियल पार्ट में केवल दो ही क्वांटम नंबर होते हैं, एन और एल, और एंगुलर पार्ट में एल और एम होते हैं। बिल्कुल कहा था या नहीं कहा था? तो ये जो रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन होता है, इसका मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इसका एक जनरल एक्सप्रेशन में यहां पर लिख रहा हूं। मोस्टली इसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसकी वैल्यू 2, 3, 4, 1/√2, 1/√3 कुछ भी हो सकती है। देन 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2, जहां पर ए नॉट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए नॉट की वैल्यू वही होगी। उसके बाद जो एक्सप्रेशन होता है उसमें एक और टर्म आती है सिग्मा की पावर एल, जहां पर सिग्मा क्या है? सिग्मा इज सिग्मा की अगर हम बात करें तो जस्ट मिनट, 2r अपॉन एन ए नॉट, जहां पर n जो है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? सिग्मा की वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी। जैसे जैसे n चेंज होगा सिग्मा की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। सिग्मा मैंने कुछ एक सेकेंड कुछ देन e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ये एक और टर्म यहां पर आती है। एंड उसके बाद एक कह सकते हो कि पॉलिनोमियल आता है, पॉलिनोमियल ऑफ आर, मतलब आर की कोई इक्वेशन होगी, पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1। इसका क्या मतलब हुआ वो अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाऊंगा। तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें 1s के लिए, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 1s का क्या होगा? तो इन केस ऑफ 1s ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू तो होती है 2, 1 अपॉन ए नॉट की पावर यहां 3/2 लिख देता हूं। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, तो सिग्मा की पावर क्या हो गई? 0, तो ये हो गया 1, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। अब यहां पर सिग्मा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं 1s के लिए, तो 1s के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r अपॉन ए नॉट। और यहां पर अगर सिग्मा बाई 2 की जगह पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? r अपॉन ए नॉट। फर्दर यहां पर क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ आर ऑफ डिग्री। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखते हो वो क्या होती है? x का पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक में x की पावर मैक्सिमम कितनी होती है? 2, तो डिग्री क्या हो गई? 2। क्यूबिकल इक्वेशन की डिग्री 3, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1। तो यहां पर पॉलिनोमियल ऑफ r ऑफ डिग्री n माइनस एल माइनस 1। अब अगर मैं यहां पर n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू निकालता हूं 1s ऑर्बिटल के लिए, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, माइनस 1, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। मतलब यहां पर r की डिग्री पावर मतलब 0 हो गई, मतलब कोई पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर आप कह सकते हो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी जो भी है 1। तो फाइनली एक्सप्रेशन यहां पर अगर हम लिखें तो 2 अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 e की पावर माइनस r अपॉन ए नॉट। देखो ये 2 या 3 है, ये आपको याद नहीं रखना है। डजेंट मैटर कि यहां 2 है या 3 है या 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस कोई कांस्टेंट टर्म है वो तो मैंने लिख दी ऐसे ही। आपको मेनली फोकस इस पर करना है कि इस एक्सप्रेशन में r कहां कहां आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो रेडियल पार्ट है वो r पर डिपेंड कर रहा है। ग्राफ कैसा होगा वो r पर डिपेंड करेगा, वो ना तो a नॉट पर डिपेंड कर रहा है ना कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हमें यहां पर देखना है। अब जैसे 2s की बात करें, इन केस ऑफ 2s क्या होगा? तो ये कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है।
ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन, हाँ सर ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस देखे हुए हैं कभी एग्जाम में, लिखा हुआ भी आ जाए तो पता हो कि यार हाँ हमारी आदत में होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/a0 की पावर 3/2, ये तो एज इट इज आएगा। सिंस वापस से 2s है तो सिग्मा की पावर तो फिर से 0 हो गई, तो ये वाली टर्म यहां से हट जाएगी, लेकिन इस बार यहां पर 2s के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2s के लिए सिग्मा की वैल्यू r/a0 हो जाएगी, तो यहां पर r/2a0 हो जाएगा। लेकिन क्या इस बार भी पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, पोलिनोमियल मतलब 1 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इस बार अगर हम यहां पर n-l-1 की वैल्यू निकालते तो वो कितनी आएगी, 1, मतलब r की पावर 1 डिग्री 1 हो गई, मतलब एक लीनियर इक्वेशन यहां पर आती है, और वो लीनियर इक्वेशन यहां पर आती है 2 माइनस सिग्मा। 2 माइनस सिग्मा, आप यहां से सिग्मा की वैल्यू पुट कर सकते हो, मैंने यहां पर सिग्मा ही लिख दिया है क्योंकि वो थोड़ा एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या पुट कर दो कि r/a0, चाहो तो यहां पर भी e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 ही लिख दो, ताकि एक्सप्रेशन सिग्मा की टर्म में मतलब r की टर्म में, सिग्मा की पावर 1 यानी r की पावर 1, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो यहां पर इस बार 2s के लिए जो एक्सप्रेशन आया उसमें r एक तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में भी है और r यहां पर भी है। अगेन यहां पर मैं बता दूं, लीनियर इक्वेशन वर्ड पता होना चाहिए, डजेंट मैटर कि 2 माइनस सिग्मा है, 3 माइनस सिग्मा है, 4 माइनस सिग्मा है, 5 माइनस सिग्मा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये पता होना चाहिए एक लीनियर इक्वेशन होती है, दैट्स इट। मतलब r की पावर 1 होगी और r की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस सिग्मा वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यही 3s की बात करता हूं, इन केस ऑफ 3s ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 1/a0 की पावर 3/2 e की पावर माइनस, अब मैं सिग्मा बाई 2 ही लिख रहा हूं, लेकिन यहां पर अलग से मैं सिग्मा की वैल्यू लिख दूंगा। 3s के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r/3a0। लेकिन इस बार अब यहां पर लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी, इस बार अब डिग्री कितनी आ जाएगी, 2, और डिग्री अगर 2 है तो इक्वेशन पता है क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनेगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, 6 माइनस 6 सिग्मा प्लस सिग्मा स्क्वायर, जहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या है वो आप यहां से देख सकते हो, वो यहां पुट कर सकते हो। देखो इसका सिंपल सा मतलब बताता हूं, अगर लीनियर इक्वेशन है तो r की किसी एक वैल्यू पर ये 0 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो r की 2 वैल्यू पर ये 0 होगा, क्यूबिकल इक्वेशन है तो r की किसी थर्ड वैल्यू पर, 3 वैल्यू पर ये 0 होगा। ये इस लाइन का यहां पर मतलब निकल के आता है और इससे ज्यादा आपको इससे कुछ नहीं समझना है। अब जैसे मैं 4s के लिए एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, 4s के लिए मैं केवल क्या लिख दूंगा, सम कांस्टेंट 1/a0 की पावर 3/2 है, और e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, सिग्मा की वैल्यू बदल जाएगी, और यहां पर अब मैंने क्या लिख दिया, क्यूबिकल इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन ऑफ r, सिंपली ये लिख दिया मतलब। और यहां पर सिग्मा की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो 4s के लिए 2r/4a0। ये एक्सप्रेशन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जेई में, और पूछ लिया जाता है कि बताओ ये 1s का एक्सप्रेशन है, 2s का है, 3s का है, 4s का है, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका तरीका बताता हूं। देखो इसमें किसी में भी ये वाली टर्म गायब हो गई, अगर ये वाली टर्म गायब हो गई इसका मतलब एल की वैल्यू 0 है। हाँ बहुत बढ़िया, इनएफेबल, इनएफेबल। अभी मैं कुछ ऐसा कुछ बोल दूंगा, कुछ पढ़ाई करके आया करो क्लास के अंदर। इनएफेबल का पूछना, सर एल की वैल्यू 0 क्यों हुआ? वाह मेरे गुरु, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बोलना तो मैं मन से बहुत कुछ चाह रहा हूं इनएफेबल, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं कि तुम्हें अब एल की वैल्यू भी मैं बताऊं यहां पर कि 1s 2s 3s के लिए एल की वैल्यू क्या होगी है। सुनने वाले काम मत किया करो कि तुम्हें जैसे डांट पड़े और क्लास का माहौल बदले, बट इससे गंदा क्वेश्चन और कुछ पूछ नहीं सकते थे तुम, ये मैं बता दूं तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर अब हमें ये एक्सप्रेशन में समझ में आना चाहिए कि यार ये 1s के, क्योंकि 1s के एक्सप्रेशन में सिग्मा की कोई भी टर्म नहीं आएगी। अगर सिग्मा की पावर 1 दिखे p ऑर्बिटल हो जाएगा, सिग्मा की पावर 2 लगे 2 दिखे तो d ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन देखना आना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर
इनके कर्व्स प्लॉट करता हूं, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहां पर 1s 2s 3s इनके कर्व्स प्लॉट करूंगा, तो 1s का कर्व कैसा होगा, तो ये कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। तो 1s के लिए एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो r केवल एक ही जगह आ रहा है एक्सपोनेंशियल वाली टर्म में, और जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ रही है कैपिटल R की वैल्यू कम हो रही है और एक्सपोनेंशियल है, तो ये कहां जाके एक्स एक्सिस को टच करेगा, इंफिनिटी पर। तो ये किसका कर्व हो गया, 1s का कर्व हो गया, हाँ या ना, ये 1s का कर्व हो गया, ये 1s का कर्व हो गया, राइट, समझ में आ गई। देन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ बना होता है और पूछ लिया जाता है कि 1s है 2s है 3s है 4s है। अब 2s में क्या होगा, 1s का तो हमने बना लिया, 2s के केस में क्या होगा, तो 2s के केस में यहां पर अगर हम देखें, सुनना अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, मैं यहां पर 2s के केस में सिग्मा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, सिग्मा की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं, ये वाली डेटा r अपॉन ए नोट। तो अब क्या हो रहा है, वैसे तो ये कर्व इंफिनिटी पे टच करेगा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब r की वैल्यू 2a नोट होगी, जब r की वैल्यू 2a नोट होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और ये एक्सप्रेशन जीरो होते ही कैपिटल R की वैल्यू भी जीरो। इसका मतलब r इक्वल्स टू 2a नोट पर ये कर्व x एक्सिस को कट करेगा, ये x एक्सिस को कट करेगा, और उसके बाद r की वैल्यू अगर 2a नोट से ज्यादा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी तो कैपिटल R की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर ये नीचे की तरफ जाएगा और वापस x एक्सिस को कहां कट करेगा, इंफिनिटी पर कट करेगा, वापस इंफिनिटी पर कट करेगा। तो ये एक बार x एक्सिस को कट कर रहा है, ये किसका कर्व प्लॉट किया, 2s का, 2s का ये कर्व है। और इससे अब ये समझ में आता है सर इसका मतलब 3s का कर्व x एक्सिस को दो बार कट करेगा, बिकॉज इसके दो रियल सॉल्यूशन आएंगे। यस, 3s का कर्व x एक्सिस को दो बार कट करेगा, और s का कर्व x एक्सिस को 3 बार कट करेगा। तो अब मैं यहां पर अगर 3s का कर्व बनाता हूं, 3s का कर्व बनाता हूं, ये r है ध्यान रखना, तो ये 2 बार कट करेगा, फिर ऊपर जाएगा और वापस इंफिनिटी पर कट हो। कुछ कुछ चीजें जैसा मैं बता रहा हूं वैसे याद करो। हाँ, कट करने के बाद अगर ऊपर है तो फिर नीचे जाएगा, नीचे है तो फिर ऊपर आएगा, क्योंकि कर्व ऐसा नहीं, कर्व स्मूथ होते हैं, तो नीचे जाएगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, फिर ऊपर जा रहा तो ऊपर जाएगा। इस तरह से ये 2 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। आप कह सकते हो सर 4s का कर्व जो होगा वो 3 बार कट करेगा। और यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, कर्व प्लॉट करते वक्त ये जो हाइट है ना ये कम होती जाएगी। ये जो हाइट आप यहां देख रहे हो ये ज्यादा होनी चाहिए, फिर ये कम होनी चाहिए, धीरे 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 ये हाइट जो है वो कम होती जाएगी। तो 1s 2s 3s 4s, क्या अब आप इनके कर्व प्लॉट कर सकते हो क्या, मुझे सीधा सा आंसर चाहिए। 1s 2s 3s 4s, क्या आप इनके कर्व प्लॉट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और जेई एडवांस, जेई मेंस देख लेना, जेई एडवांस देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपको कुछ नहीं बस थोड़ा सा याद करना है कि 1s का कर्व एक भी बार कट नहीं करेगा, 2s का एक बार करेगा, 3s का 2 बार करेगा, 4s का 3 बार करेगा। वो कहां से आ रहा है, इनफैक्ट ये n-l-1 की वैल्यू निकाल लो, n-l-1 की वैल्यू अगर 0 है तो एक भी बार कट नहीं करेगा, n-l-1 की वैल्यू 1 है तो एक बार कट करेगा, n-l-1 की वैल्यू 2 है तो 2 बार कट करेगा। यानी n-l-1 ये आपको ये बता रहा है कि ये कर्व x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। ध्यान रखना इंफिनिटी को काउंट नहीं करते हैं कि इंफिनिटी पे जाके कट करेगा, वो काउंटिंग में नहीं आता है, अदर देन इंफिनिटी ही हम काउंटिंग करेंगे। बहुत बढ़िया आदर्श, लास्ट ईयर ये समझ में नहीं आया था कि कैसे होता है, बट इस बार जरूर आएगा और क्वेश्चन भी जरूर होंगे, जेई में जरूर क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो लेकिन ये सारे कर्व किसके लिए प्लॉट किए हमने, हाँ बहुत बढ़िया सीओ सर 6s का भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, तुम 10s का बनाओ, 10s में 9 बार कट करेगा, 20s में 19 बार कम कट करेगा। बिल्कुल गुलशन। अब ये तो किस पर बात हुई, 1s 2s 3s 4s। अब मैं किस पर आ रहा हूं, 2p 3p इन पर आ रहा हूं। तो
रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर 2p, तो 2p के लिए भी यहां पर एक कोई कांस्टेंट टर्म होगी, मैं अब उसको कांस्टेंट ही लिख रहा हूं 1/a0 की पावर 3/2, लेकिन इस बार यहां पर अब सिग्मा की पावर 1 आएगा। इस बार सिग्मा की वैल्यू यहां 0 नहीं होगी, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। एक्चुअली यहां सिग्मा लिखने से ये एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता, इसीलिए मैं यहां पर अब सिग्मा ही लिख रहा हूं। लेकिन अब अगर यहां पर इसके लिए हम वैल्यू निकालें तो n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 2 माइनस, क्योंकि 2p की बात हो रही तो l की वैल्यू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर 2p के लिए कोई पॉलिनोमियल नहीं आएगी, 2p के लिए कोई पॉलिनोमियल नहीं आएगी। और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी वो आप यहां से देख सकते हो, सिग्मा की वैल्यू 2r अपॉन n की वैल्यू 2, तो 2a0 मतलब r अपॉन a0। सिग्मा की वैल्यू ये किसके लिए निकाली मैंने, 2p के लिए, r अपॉन a0। अब 3p के लिए बात करते हैं, चलो 3p के लिए क्या होगा, तो कांस्टेंट की कोई टर्म होगी a0 की पावर 3/2 सिग्मा की पावर 1 e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। लेकिन इस बार अब बताओ क्या यहां पर फिर से 1 आएगा, क्या फिर से 1 आएगा? बिल्कुल सौरभ, ns के लिए n-1 कट होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इस बार यहां पर क्या एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल सही। क्या आप ऐसे लिख दो, केवल लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिकल होगा, क्या होगा, बस इतना सा लिख दो, लीनियर, क्यूबिकल, क्वाड्रेटिक। तो इस बार अब n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, मतलब लीनियर इक्वेशन बनेगी। कौन सी है उससे कोई मतलब नहीं है, लीनियर इक्वेशन। 4p के लिए क्या आएगा, 4p के लिए सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, सबकी सिग्मा की वैल्यू आप लिख सकते हो। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरह से यहां पर आप सोच सकते हो। अब इनके कर्व्स कैसे होंगे, अगर मैं इनके कर्व्स की बात करूं कि इस बार कर्व कैसे होंगे, तो चलिए फिर से कर्व प्लॉट करते हैं। 2p का कर्व प्लॉट करते हैं, कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, y इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो, सुनना अच्छी तरह से, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब 3, कुछ भी हो, कुछ भी हो, x दो जगह आ रहा है यहां और यहां, तो ये सब कर्व x जैसे 0 होगा, y भी 0 होगा। तो अब 2p वाला जो कर्व है या 3p वाला जो कर्व है या 4p वाला जो कर्व, वो सब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि x 0 होते ही y 0। सिग्मा मतलब एक तरह से r ही है, तो जैसे ही सिग्मा r 0 होगा, सिग्मा 0 होगा, तो कैपिटल R की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये सारे कर्व अब कहां से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से, और फिर इसमें एक मैक्सिमा आएगा और ये कर्व ऐसे चले जाएंगे। ये कर्व किसका हो गया, 2p का कर्व हो गया। ये किसका कर्व हो गया, 2p का। ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू कितनी आई है, 0, मतलब ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं करेगा 2p वाला कर्व। लेकिन 3p वाला भी नहीं करेगा क्या, 3p वाला तो करेगा। अगर मैं 3p वाले कर्व की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये 2p, ये 3p, और फर्दर अगर हम आगे बढ़े कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, तो ये वाला जो कर्व आएगा ये कितनी बार कट करेगा, 2 बार, ऐसे सीधा सीधा n माइनस एल माइनस 1 आपको ये बताएगा कि कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। ध्यान रखना, ओरिजिन और इंफिनिटी काउंटिंग में नहीं आते, ओरिजिन काउंटिंग में नहीं आएगा, इंफिनिटी नहीं आएगा। अदर देन ओरिजिन और इंफिनिटी, कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, n माइनस एल माइनस 1। n माइनस एल माइनस 1 आपको यह बता देगा कि कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा।
इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं है, लीनियर है, मतलब लीनियर इक्वेशन क्या उससे कोई लेना देना नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें पता क्वाड्रेटिक है तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। सतीश का क्वेश्चन है कि सर मैक्सिमा क्यों डिक्रीज होगा। बेटा ये इक्वेशन से आ रहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं कर रहे। ये इक्वेशन जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया गया उससे ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट्स आए हैं और वो रिजल्ट्स ये सजेस्ट करें कि ये मैक्सिमा की वैल्यू कम होती जाएगी। दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई मतलब अभी हमें इसके नहीं निकालना है। हाँ, कि मतलब कुछ भी नहीं निकालना है कि मैक्सिमा की वैल्यू कम हो रही तो सर इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा। अभी कोई मतलब नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल कर्व प्लॉट कर रहे हैं, राइट। मेनली अभी केवल इस पर फोकस करना आपको कि क्या ये कर्व बना हुआ है तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा होगा, 2p है 3p है, क्या ये हम बता सकते हैं, वो आपको देखना है। फर्दर इसी में अब मैं ऐड कर रहा हूं, अगर d वाला होगा तो क्या होगा। जैसे d में स्टार्टिंग ही कहां से होती है, 3d। देखो बड़ा सिंपल सा एक फंडा बताऊं। अब चलो पहले एक बार एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 1/a0 की पावर 3/2। लेकिन इस बार अब सिग्मा की पावर 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताओ। सिग्मा की पावर 1 2 3 में से क्या आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन फटाफट, गुलशन ने आंसर दिया, सिमरन ने दिया, सौरभ ने दिया, सब एस वाले, अरविंद, आदर्श, शिवकांत, स्वयं, बहुत बढ़िया चीज। अब सिग्मा की पावर 2, ई की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, लेकिन यहां पर 1। तो जो स्टार्टिंग होता है, देखो डी कहां से स्टार्ट होता है, 3D से, तो वहां से 3D में 1, फिर उसके बाद 4D में लीनियर, 5D में क्वाड्रेटिक, 6D में क्यूबिकल, ऐसे स्टार्टिंग होता है। 1s में 1 आएगा, यानी जो स्टार्टिंग होता है एस ऑर्बिटल 1s से स्टार्टिंग हो जाता है तो वहीं से स्टार्ट करोगे, यानी सबसे पहले 1, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिकल। अब 2 जो है जो p ऑर्बिटल है वो 2 से स्टार्ट होता है तो 2 पर 1 आ जाएगा, 3p पर लीनियर, 4p पर क्वाड्रेटिक। तो यहां पर अब 4d की अगर हम बात करें तो सम कांस्टेंट a0 की पावर 3/2, सिग्मा की पावर 2, e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2 और फिर लीनियर। लेकिन जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि अगर y इक्वस टू एक्स और e की पावर माइनस एक्स का कर्व हो या y इक्वस टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स का कर्व हो, ये एक ही जैसे होते हैं भाई। पैटर्न एक जैसा दिखेगा, वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएगी लेकिन दिखने में एक जैसा दिखेगा, चाहे या एक्स हो चाहे या एक्स स्क्वायर हो। तो अब यहां पर आप सोचो p और d में डिफरेंस ही क्या आया, p और d में डिफरेंस ही क्या है कि यहां पर सिग्मा की वैल्यू जो 1 थी यहां सिग्मा की पावर 2 हो गई, इतना ही डिफरेंस आया। बट कर्व दिखने में वैसा ही दिखेगा, मतलब ये 2p का कर्व भी ऐसे ही दिखेगा तो 3d का भी ऐसे ही दिखेगा, और यहां पर ये 3d का भी ऐसे ही दिखेगा, ये 4d का भी ऐसे ही दिखेगा, 5d का भी ऐसे ही दिखेगा। फर्दर आप कह सकते हो सर इसका मतलब 4f का भी ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। 5f का ऐसे ही दिखेगा, यस। 6f का ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। मतलब अगर ये कर्व बना रखा तो हम नहीं बता सकते कि ये p का है या d का है या f का है। हाँ, लेकिन s वाले अलग होते हैं, s वाला कर्व आइडेंटिफाई होता है क्योंकि s ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये सारे ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं। तो अगर ये कर्व कोई बना के दे रहा तो 3p 4d 5f सब हो सकता है इसमें। वैल्यूज मैं फिर से क्या कह रहा हूं, कर्व दिखने में एक जैसा दिखेगा, वैल्यूज अलग होगी। ये कर्व दिखने में ऐसे दिखेंगे, वैल्यू किसकी क्या होगी वो तो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सब स्ट्रेट लाइन होंगे, सब एक जैसे होंगे, यही तो बोलते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब सब क्या, एक ही, m की वैल्यू अलग हो सकती है, c की वैल्यू अलग हो सकती है, बट दिखने में एक जैसा दिखेगा, दिखने में एक जैसा दिखेगा। वर्ड को सुनो अच्छी तरह से। तो ये यहां पर हमने एस पी डी सबके कर्व प्लॉट किए हैं। जेई मेंस उठा लेना, देख लेना कि अरे सर यही तो पूछते हैं, इवन जेई एडवांस भी यही पूछता है। जेई मेंस छोड़ो, जेई एडवांस भी यही पूछता है कि बस ये ग्राफ है, ये 2p है या 3p है, क्या है वो बता दो, बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन आता है, ये रिलेट होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ये आता है कि श्रोडिंगर ने क्या कहा कि आर्क जो होता है ना, आर
कैसे वेरी करा वैसे जाई वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर पार्ट हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। एंगुलर पार्ट जो है वो कांस्टेंट है, तो कैपिटल आर जैसे वेरी करेगा जाई भी वैसे ही वेरी करेगा। बट श्रोडिंगर ने क्या कहा था, जाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस जाई स्क्वायर की है, मतलब इंपॉर्टेंस आर की नहीं, इंपॉर्टेंस आर स्क्वायर की है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो कर्व प्लॉट कर रहे हैं ये कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर में कर रहे हैं, इसकी बजाय अब हम इसको किस में करेंगे, आर स्क्वायर वर्सेस आर के कर्व प्लॉट करेंगे। लेकिन उससे कोई मेजर चेंज नहीं होगा। अगर आप स्क्वायर करते हो तो केवल इतना सा डिफरेंस आता, कर्व वैसे ही दिखेंगे, सारे कर्व सारे वैसे ही दिखेंगे, बस जो नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जो पार्ट नीचे है वो पलट के ऊपर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, सुनो मेरी बात, ये जितने भी कर्व्स यहां पर प्लॉट किए थे 1s 2s 3s, उसके बाद 2p 3p 4p, इन सब के लिए हम आर स्क्वायर का कर्व प्लॉट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ही अब मैं यहां पर आर स्क्वायर का कर्व प्लॉट करूंगा, आर स्क्वायर, तो तो 1s के कर्व में तो कोई चेंज नहीं होगा, 1s के कर्व में कोई चेंज नहीं होगा, वो तो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, क्योंकि पहले भी पॉजिटिव था अभी भी पॉजिटिव है। आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, यूं देखा जाए तो एक्सप्रेशन अब क्या आ जाएगा, 2 की जगह 4, 1 अपॉन ए नॉट की पावर 3, ई की पावर -2 आर अपॉन ए नॉट, यही तो चेंज आएगा आर स्क्वायर का। तो कर्व तो वैसे ही दिखेगा, अभी भी वैसे ही दिखेगा। 2s के केस में क्या हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, लेकिन उस केस में एक चेंज आएगा, जो पार्ट नीचे जा रहा था अब वो नीचे नहीं जाएगा, नीचे जो जा रहा था अब वो नीचे नहीं जाएगा। 3s के केस में क्या होगा, दैट्स इट, यही करना है भाई आपको। नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, ये नीचे जो जा रहा था ये अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है, और कभी कभी जाई स्क्वायर और सबस्क्रिप्ट में आर भी लिख दिया जाता है। जाई स्क्वायर सबस्क्रिप्ट में आर लिखा हुआ, इसका मतलब ही रेडियल पार्ट है। केवल जाई स्क्वायर लिखा हुआ तो रेडियल और एंगुलर दोनों आ जाएंगे, लेकिन जाई स्क्वायर अपॉन आर लिखा हुआ तो रेडियल भी आ जाएगा, और सॉरी जाई स्क्वायर अपॉन आर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये रेडियल पार्ट को शो कर रहा है। सब जगह लिख सकते हो, ऐसा नहीं यहां नहीं लिख सकते, यहां पर भी लिख सकते हो। इसमें टच कर रहा है, टच कर रहा है, देखो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं ये सब कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। शार्प कॉर्नर कभी नहीं बनता है, आपको पता है, कंटिन्यूस कर्व में कभी शार्प कॉर्नर नहीं बनता, या तो वो कंटिन्यूसली नीचे जाएगा या फिर टच करता हुआ वापस ऊपर आ जाएगा। अब इसका मतलब समझाता हूं आपको, अब यहां से इसका पर्पस सॉल्व होगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, ये जो पार्ट यहां पर लिखा गया है इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब ये कर्व क्या बता रहा है आपको पता है, ये हम कह रहे हैं कि एक 1s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल होता है, और 1s ऑर्बिटल में अब हम केवल यानी थीटा और फाई को तो कांस्टेंट रख चुके हैं, थीटा और फाई वेरी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। बात समझ में आई है, थीटा और फाई कांस्टेंट है मतलब थीटा फाई फिक्स हो गए, थीटा फाई फिक्स हो गए मतलब डायरेक्शन फिक्स हो गई, डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब आप क्या चेंज कर रहे हो, आर बढ़ा रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, राइट, किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा नहीं इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो न्यूक्लियस से आप दूर जा रहे हो। ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P3, अब आप वो पॉइंट्स इधर लो या इधर लो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा, इधर लो या इधर लो, क्योंकि अब केवल डिस्टेंस से मतलब है। तो कर इधर पॉइंट्स लेने पर भी ऐसे ही आएगा, ये भी पॉइंट P1, P2, P3 आएगा, वैल्यूज वही रहेगी।
यहां पर भी दूर जा रहे हो, यहां पर भी दूर जा रहे हो, दैट्स इट। और आर स्क्वायर है तो प्लस माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसा नहीं सर यहां प्लस डायरेक्शन है या माइनस डायरेक्शन है, क्योंकि आपने आर स्क्वायर कर लिया तो प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं आता। अब ये कर्व क्या बता रहा है आपको, ये कर्व क्या बता रहा है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जैसे जैसे आर स्क्वायर वेरी करेगा, इस आर स्क्वायर को कभी कभी हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्योंकि रेडियल वाला ही पार्ट है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या लिखा मैंने यहां पर, क्या लिखा है यहां पर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही, P1 पर सबसे ज्यादा, P2 पर कम, P3 पर और कम। ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन की बात हो रही, अब वो एक ही डायरेक्शन इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एंगुलर पार्ट कांस्टेंट रहेगा, तो वेरिएशन केवल रेडियल पार्ट के कारण होगा। रेडियल पार्ट कैसे वेरी कर रहा है वो पता चल गया, तो जाई स्क्वायर कैसे वेरी करेगा वो पता चल जाएगा। बात समझ में आई मेरी, बात समझ में आई। तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक 1s ऑर्बिटल में जैसे जैसे दूर जाएंगे क्या आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू कम होगी, यस कंटिन्यूसली कम होगी। लेकिन क्या 2s के लिए भी ऐसा ही कहा जा सकता है, क्या 2s के लिए भी यही स्टेटमेंट दिया जा सकता है क्या? तो 2s ऑर्बिटल जो है वो अब 1s से तो बड़ा है, 1s से बड़ा होगा, हाँ या ना। और इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, सुनना अच्छी तरह से। देखो वैसे देखा जाए तो हाँ डेली लाइफ में तो इसकी कोई जरूरत नहीं, बट जेई के लिए जरूर जरूरत है। और जेई के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, समझ में आज आ जाएंगे, सही बता आज समझ में आएंगे कि होता क्या है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को कनेक्ट करके मैं ये यूं कह दो एक स्टोरी सुना रहा हूं आपको, वो स्टोरी याद हो जानी चाहिए। तो यहां पर जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, रेडियल यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस आपको ऑलरेडी पता है 2a0, जिसकी डिस्टेंस ऑलरेडी पता है 2a0, कहां से आया ये 2a0, ये मैंने बताया था आपको यहां से कि ये वाला टर्म कब एक्सप्रेशन जीरो होगा, जब आर की वैल्यू 2a0 होगी। 2a0 यानी इस 2a0 डिस्टेंस पर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। और आर स्क्वायर की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो जाई स्क्वायर भी जीरो होगा, और जाई स्क्वायर जीरो होगा मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। मतलब ये 2a0 डिस्टेंस वाला पॉइंट इधर लो या इधर लो या इधर लो या इधर लो, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप 2a0 डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हो तो उस पॉइंट पर, उस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। मतलब ये कोई सर्कुलर पॉइंट सरफेस नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी, तो एक क्या बनेगी, स्फेरिकल सरफेस बनेगी। मतलब इस स्फेरिकल सरफेस पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब इस सरफेस पर 2s का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, 2s का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। पता है आप इस सरफेस को क्या बोलते हो, रेडियल नोड, इसको बोला जाता है रेडियल नोड, या इसका दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड, इसका दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड। ये नोड वर्ड कहां से आया है, नोड वर्ड आता है स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से। जो स्टैंडिंग वेव की हम बात करते हैं, तो स्टैंडिंग वेव में जहां एम्पलीट्यूड जीरो होता है, जीरो एम्पलीट्यूड वाले को बोला जाता है नोड, और जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको बोला जाता है एंटी नोड। तो अगर एम्पलीट्यूड जीरो है तो श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड जीरो है यानी नोड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी जीरो होगा, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जीरो होगा मतलब प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो होगी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो होगी। मतलब 2a0 डिस्टेंस पर एक 2s ऑर्बिटल में इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, या तो आप ऐसे बोल दो कि जो इलेक्ट्रॉन एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड जीरो है, ऐसे बोल दो, लेकिन इसको हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो, मतलब इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। वो पार्टिकल वाला अगर फील ला रहे हो, पार्टिकल वाला फील ला रहे हो,
तो आप ये बोल सकते हो कि इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब 2s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं कि 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के बाहर हो सकता है, इस सरफेस के अंदर हो सकता है, लेकिन इस सरफेस पर कभी नहीं आएगा, इस सरफेस पर कभी भी नहीं होगा। ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट लगता है। पार्टिकल नेचर से सोचो तो फिर कंफ्यूजन होता है। सर आप कह रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर भी हो सकता है, तो आएगा तो इसी सरफेस पर से ही आएगा ना सर, और इसी सरफेस से आएगा तो फिर तो सरफेस पे भी होगा। तो अब इस तरह से सोचोगे तो फिर इसका ये समझ में नहीं आएगा। यानी पार्टिकल नेचर से नहीं समझ में आएगा, फिर वेव नेचर से सोचना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट का आंसर वेव नेचर में, वेव नेचर में सीधा सीधा जैसा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बताया था। आपने क्या किया, 2s का एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसको क्रश किया, अच्छी तरह से ग्राइंड किया, उसको फैला दिया, इसके अंदर इसके बाहर, बट इस सरफेस पर नहीं है, इस सरफेस पर नहीं है। सर्फ इसके अंदर है, इसके बाहर है। इस सरफेस को हम बोलते हैं रेडियल नोड। रेडियल नोड क्यों बोला, क्योंकि यहां पर रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन 0 हो रहा है। आगे चल के एक और नोड आएगा, अभी ये रेडियल नोड है, एक एंगुलर नोड और आता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो। अभी मैं रेडियल नोड की बात कर रहा हूं, यानी दो तरह के नोड होते हैं वहां। एक जगह रेडियल पार्ट 0 होता है, एक जगह एंगुलर पार्ट 0 होता है। तो राइट नाउ हम बात कर रहे हैं रेडियल नोड, या इसे स्फेरिकल नोड भी बोला जाता है। तो 2s में कितने स्फेरिकल नोड होंगे, एक स्फेरिकल नोड होगा, क्योंकि जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, n-l-1। तो ये n-l-1 क्या आ गए, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, किसी भी ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड होंगे, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, कितनी ऐसी स्फेरिकल सरफेस होगी जहां इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आंसर इज n-l-1। जबकि 3s में ऐसी दो स्फेरिकल सरफेस होगी। 3s अगर आप बनाओगे तो इसमें दो स्फेरिकल सरफेस होगी। ये 3s का अगर मैं बनाता हूं, थोड़ा छोटा बना रहा हूं ताकि ज्यादा जगह नहीं इसलिए, बट 3s के केस में यहां पर एक और ये दो, एग्जैक्टली मैच नहीं मत करना, बट दो सरफेस होगी। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। और मैं आपको एक चीज बताऊं, तो फर्स्ट टाइम जेई एडवांस में 2004 में क्वेश्चन आया था इस पर। 2004 में पहली बार श्रोडिंगर इक्वेशन पर क्वेश्चन आया था, और मुझे पता तब मोस्टली सबने छोड़ा था वो क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन था, सब छोड़ के आए थे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पता केवल क्या था, जेई एडवांस में क्या पूछा गया था बताओ। ये एक्सप्रेशन दे रखा था, ये एक्सप्रेशन दे रखा था 2s का, और ये पूछा गया था कि बताइए किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन जनता को तो ये पता ही नहीं था, क्योंकि तब श्रोडिंगर पढ़ाया नहीं जाता था, तो ये भी नहीं पता था। मैंने भी थोड़ा टाइम ही हुआ था उस टाइम पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, ऐसा नहीं है, पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, लेकिन श्रोडिंगर नहीं पढ़ाते थे, यूं मान लो आप। तो उनको ये नहीं समझ में आया कि इसको 0 करना, उनको तो ये एक्सप्रेशन ही नया लगा, उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ही नहीं थी, तो ये भी नहीं समझ में आया कि इसको 0 करना। जनता क्वेश्चन छोड़ के आ गई, छोड़ के आ गई, जबकि आंसर केवल कितना लिखना था, 2a नोट। आंसर क्या लिखना था, 2a नोट। ये पहला क्वेश्चन था श्रोडिंगर इक्वेशन। इससे पहले जेई की हिस्ट्री में कभी भी श्रोडिंगर इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आया। उसके बाद आए हैं, लेकिन धीरे। 2014 उसके बाद फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई, 2014 के बाद अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आने लग गए, बहुत सारे आने लग गए। पहले कम आते थे, अब ज्यादा क्वेश्चन इन पर आते हैं, श्रोडिंगर इन पर ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए। तो इतना सिंपल क्वेश्चन यहां पर आया था। तो क्या आप लोगों को रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड वर्ड समझ में आया, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आई? यस, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वेव मॉडल से ही सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन की वेव अंदर होगी, बाहर होगी, लेकिन इस सरफेस पर नहीं होगी, इस सरफेस पर नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह सोचोगे तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अंदर है, बाहर है, लेकिन इस सरफेस पर क्लाउड गायब है। 3s में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दो बार कट करेगा। 3s में दो रेडियल नोड होंगे, 2s में एक रेडियल नोड है, 4s में 3 होंगे। राइट? लेकिन ये किसके कार प्लॉट किए मैंने, 1s 2s 3s। क्वेश्चन आता है क्या 2p 3p में भी रेडियल नोड होते हैं? 2p 3d में भी रेडियल नोड होते हैं? बिल्कुल होते हैं साहब, 2p में भी होंगे, 2p में तो नहीं होंगे, क्योंकि 2p का जो कर्व है,
अब मैं अगर 2p का यहां पर कर्व प्लॉट करता हूं, आर स्क्वायर वर्सेस स्मॉल आर, तो 2p का कर्व इस तरह से जाता है। 3p का कर्व अगर हम प्लॉट करें तो 3p का कर्व अब नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये 3p का कर्व हो जाएगा। और 4p का और आप बना सकते हो, हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हो सर ये 2p का भी है, ये 3d का भी है, ये 4d का भी है। आगे चाहो तो और आपके पास ऑप्शन है, बनाना चाहो तो बना सकते हो, अगर रजिस्टर में जगह है तो बना लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया, छोटा छोटा करना होगा। ये 4p, ये 5d, लेकिन यहां पर अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं। 3p वाले कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें आप कह सकते हो ये इस तरह की लॉप्स आती है, ये इस तरह की लॉप्स आएगी, और इसमें भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, ये वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मतलब ये लॉब्स, इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको थोड़ा देखने में थोड़ा और अच्छी तरह से, ये जो लॉब्स है ना यहां पर, ये ऐसे कट जाएगी भाई, समझ में आया? ये कट गया, इलेक्ट्रॉन इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये भी रेडियल नोड है। सीधी डिफरेंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां इलेक्ट्रॉन हो, एक 2p में 3p में यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन हो सकता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इस लॉब के अंदर हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इस सरफेस पर तो नहीं हो सकता। गॉट इट? तो ये यहां पर, अब ये देखो डी वगैरह के कर्व बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो डी के लिए तो नहीं बना सकते, आप पी के थोड़ा बहुत समझ सकते हो, तो मैंने यहां पर एस पी पे थोड़ा फोकस किया है, उन्हीं के लिए समझा सकते हैं। अगर 4p वाला है तो लॉब्स और कट जाएगी, इस तरह से एक ज्यादा बार ये कटेगी, ध्यान रखना। तो ये किसको शो कर रहा है? रेडियल नोड। दिस इज व्हाट इज रेडियल नोड। और कितने रेडियल नोड होंगे वो हमें यहां से पता चल जाता है। क्या कहती है जनता? और भाई क्वेश्चन आते हैं, देख लेना, जेई मेन, जेई एडवांस। हाँ बिल्कुल होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन कम होगी, यहां पर भी होगी, कम होगी, इन लॉब्स में तो देखो ज्यादा होगी। इस ऑरेंज लाइन पर 0 होगी, सुन लो मेरी बात, लॉब्स में ज्यादा होगी, ऑरेंज लाइन पर 0 होगी, और इन लॉब्स के बाहर बाकी जगह होगी लेकिन बहुत कम होगी, होगी लेकिन बहुत कम होगी। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ओरिजिन को नोड में काउंट नहीं करते हैं,
ओरिजिन को नोड में काउंट नहीं करते हैं, इन्फिनिटी को नोड में काउंट नहीं करते हैं। आईओसी में आता था सब हाइब्रिडाइजेशन में, बट शेप्स क्यों है, इसका एक्चुअल मीनिंग अब पता चला। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सब इक्वेशन से आते हैं। देखो बेटा, ये सब इक्वेशन से आते हैं। जीरो प्रोबेबिलिटी या जीरो एक ही बात है। इनएफेबल पता नहीं कहां क्या क्या सोचते रहते हो। लेकिन अब यहां पर एक और कर्व प्लॉट करते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन पर आ रहा हूं। अब ढंग से सुनना, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। क्वेश्चन को पहले सुनना, तब बात समझ में आएगी। लेट से ये एक 1s ऑर्बिटल है। कौन सा है? 1s। ठीक है, अभी कर्व भी प्लॉट किया था, थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया भी है हमें। 1s का कर्व कुछ ऐसे होता है। 1s की बात कर रहा हूं। लेट से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक 1s ऑर्बिटल में 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर, 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर, 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर या 2 पर या 3 पर किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? 1s ऑर्बिटल में किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा तो प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा, एक ही बात है। तो किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी? 1 एंगस्ट्रॉम पर, क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट आया था दूर दूर जाने पर प्रोबेबिलिटी कम होती। लेकिन अब वापस इस स्टेटमेंट को ढंग से सुनो, वापस इस स्टेटमेंट को ढंग से सुनो। इमेजिन करो एक क्लासरूम में आप बैठे हुए हो, एक क्लासरूम में आप बैठे हुए हो, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स आपसे 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस, यानी कुछ स्टूडेंट मान लो कोई भी 2 स्टूडेंट्स जो है उनके बीच की डिस्टेंस लेट से 1 मीटर है ना, बोलने में आसान। 1 मीटर, आपके लेफ्ट में भी 1 मीटर, राइट में भी 1 मीटर, आगे पीछे सब जगह जहां पे भी 1 मीटर है। अब सोचो आप क्लास के बीच में बैठे हुए हो और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ आपके 1 मीटर डिस्टेंस पर कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 मीटर डिस्टेंस पर कितने स्टूडेंट्स हैं? तो क्या केवल आगे देखोगे? क्या आगे भी काउंट करोगे, पीछे भी काउंट करोगे, लेफ्ट में भी काउंट करोगे, राइट में भी? यानी एक 1 मीटर का क्या ड्रॉ करोगे? सर्किल ड्रॉ करोगे। 1 मीटर का सर्किल ड्रॉ करोगे और उस 1 मीटर के सर्किल पर जो भी आएगा सबको काउंट करोगे। फिर मैं आपसे पूछूं 2 मीटर डिस्टेंस पर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो फिर 2 मीटर पर सर्किल ड्रॉ करोगे। हाँ या ना? या केवल एक ही डायरेक्शन में देखोगे? या केवल एक ही डायरेक्शन में देखोगे? कुछ बात समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? कुछ बात समझ में आई? कुछ चमका? कुछ चमका? तो यहां पर भी यस, अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि इस 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अब लैंग्वेज में डिफरेंस सुनना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर एक पॉइंट है या 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो पॉइंट है और 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, बताओ इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी किस पर ज्यादा होगी? तो डेफिनेटली P1 पर ज्यादा होगी, P2 पर कम होगी, P3 पर और कम होगी, पॉइंट्स पर। लेकिन अब मैंने P1, P2, P3 पॉइंट्स नहीं बोला, मैंने क्या पूछा? 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या 2 पर ज्यादा होगी या 3 पर ज्यादा होगी? तो जब मैं 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स है सबकी बात होगी। 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स है सबकी बात होगी। 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स है सबकी बात होगी। और 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स है सबको मिलाओगे तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी। 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स है सबको मिलाओगे तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी। ऑब्वियसली सरफेस ज्यादा होगी
तो पॉइंट्स ज्यादा होंगे, मतलब यहां पर 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर पॉइंट्स कम होंगे, 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर पॉइंट ज्यादा होंगे, 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर पॉइंट और ज्यादा होंगे। हां, यह जरूर आप कह सकते हो कि 3 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस बन रही है उसके किसी भी पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी यहां वाले पॉइंट से कम होगी और उस पर प्रोबेबिलिटी यहां वाले पॉइंट से कम होगी। लेकिन अब हम पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब हम सरफेस टू सरफेस कंपेयर कर रहे हैं। जब मैं 1 एंगस्ट्रॉम बोल रहा हूं तो इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो सरफेस है, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो सरफेस S1 S2 S3, अब इससे समझो, अब कंपैरिजन पॉइंट्स पर नहीं हो रहा है, अब कंपैरिजन सरफेस पर हो रहा है। अगर मैं ये बोलता हूं 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम पर पूरी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस पर, 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर जो पूरी स्फेरिकल सरफेस है उस पर प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। पहले तो ये बताओ, ये डिफरेंस समझ में आया है या नहीं आया है? सरफेस पर, वॉल्यूम नहीं है, सरफेस है। क्या ये पॉइंट समझ में आया है या नहीं आया है? दोनों में पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए। यही नहीं पता होता सर कर क्या रहे हो सर, कोई नहीं समझ में आ रहा। क्या ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी से लिखो। पक्का? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब कंपेयर कैसे होगा? अभी आंसर पे मत जम करो कि सर अभी P1 पे ज्यादा, फिर कोई बोला 3 एंगस्ट्रॉम पे ज्यादा, कोई 1 एंगस्ट्रॉम। अरे जबरदस्ती कुछ पता ही नहीं है, जबरदस्ती आंसर मत दिया करो। आंसर तभी दिया करो जब कुछ सही तरह से पता हो, आइडिया हो। तुक्के नहीं मारने यहां बैठे बैठे। पहले बोल दिया 1 एंगस्ट्रॉम, फिर मैंने ये बोला तो सर 3 एंगस्ट्रॉम। कैसे भी 3 एंगस्ट्रॉम? क्या गारंटी है? ऐसे नहीं बता सकते ना। हाँ, अब कैसे आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए यहां पर एक टर्म डिफाइन की जाती है, वो मैं यहां लिख रहा हूं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में RPDF लिख सकते हैं। क्या है ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? वो समझाता हूं। लेट्स से न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का अगर मैं स्फेरिकल शेल लेता हूं, न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर dr थिकनेस का स्फेरिकल शेल, क्या आप इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम मुझे बता सकते हो? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल बहुत किया होगा फिजिक्स में, इस तरह के फिजिक्स में आप इस तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे केसेस लेते हो, फिर उसको इंटीग्रेट करते हो। तो यस, बिल्कुल मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर 4πr² dr। अब वो आएगा कैसे वो आप लोग वैसे बहुतों को पता है ये आंसर, बहुतों को आंसर पता है 4πr² dr। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ थिकनेस dr, राइट? dr थिकनेस के स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम इतना होगा। 4/3 नहीं आएगा बेटा, 4/3 नहीं आएगा, 4 ही आएगा प्रवीण। 4/3πr³ पूरे स्फेयर का वॉल्यूम होता है। मैं पूरे स्फेयर का वॉल्यूम नहीं निकाल रहा हूं, केवल इस पोर्शन का, केवल इस पोर्शन का वॉल्यूम बात कर रहे हैं। राइट? फर्दर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिट थिकनेस। अब जब यूनिट थिकनेस की बात कर ली तो थिकनेस से डिवाइड कर दो। ये dr थिकनेस का वॉल्यूम इतना है तो यूनिट थिकनेस का वॉल्यूम कितना होगा? तो 4πr²। dr से डिवाइड कर दिया।
और ये क्या आ गया, वॉल्यूम। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गई कि पूरा स्फीयर अगर आपने ले लिया तो थीटा और फाई तो चेंज हो रहे हैं। देखो बेटा, अब थीटा और फाई चेंज हो रहे हैं, तो यहां पर ये कहना कि एंगुलर पार्ट कांस्टेंट होगा वो तो सही नहीं है। तो अब हम यहां पर केवल रेडियल पार्ट की ही बात करेंगे, रेडियल पार्ट की ही बात करेंगे। और रेडियल पार्ट से जो प्रोबेबिलिटी आती है उसे हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अब हम यहां पर ओवरऑल प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी in this shell, in this shell equals to 4 pi r square कैपिटल आर स्क्वायर। यही करते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ये क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये केवल कौन से पार्ट को मल्टीप्लाई किया, रेडियल पार्ट को। इसीलिए इसे बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी इन दिस शेल। इन ये उस शेल के अंदर रेडियल प्रोबेबिलिटी है जिसको हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। शॉर्ट में अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, आरपीडीएफ। तो ये आरपीडीएफ क्या बताता है, ये आरपीडीएफ क्या बता रहा है, न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर, यू मान लो एक यूनिट थिकनेस, थिकनेस बहुत कम है, एंगस्ट्रॉम में सोचो तो बहुत कम हो जाएगी। तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर यूनिट थिकनेस, मतलब थिकनेस बहुत ही कम है, तो उस थिकनेस पर, उस थिकनेस बहुत कम है तो मैं उसे स्फेरिकल सरफेस बोल सकता हूं, उसे मैं स्फेरिकल सरफेस बोल सकता हूं क्योंकि थिकनेस बहुत कम है। तो न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस है, उस स्फेरिकल सरफेस पर ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। मतलब 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर पूरी स्फेरिकल सरफेस पर आपको रेडियल प्रोबेबिलिटी बता देगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी बता देगा। किस पर, पूरे स्फेरिकल सरफेस पर, यह ध्यान रखना। लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी बताएगा। समझ में आई मेरी बात। और हमें भी किस पर कंपेयर करना है, सरफेस पे ही तो कंपेयर करना है, हमारा पर्पस भी क्या था, सरफेस पर कंपेयर करना है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको सरफेस पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगा कि उस स्फेरिकल सरफेस पर रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखना, आर स्क्वायर जो है वो किस पर बताता है, केवल एक पॉइंट पर। अगर पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करना है, आर स्क्वायर से कंपेयर करो। सरफेस टू सरफेस कंपेयर करना है, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर से कंपेयर करो। डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया। पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करना है, सरफेस टू सरफेस कंपेयर करना है। पॉइंट पर उससे करोगे, सरफेस टू सरफेस इससे कंपेयर करोगे। कमेंट्स देख रहा हूं, बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि उसके आगे अब मैथमेटिकल समझाने वाला पार्ट बता दिया, अब थोड़ी मैथमेटिकल पार्ट फिर से आएगा। आर स्क्वायर का कर्व तो पहले भी प्लॉट कर रहे थे, अब उस आर स्क्वायर के कर्व को और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई आर स्क्वायर से। तो अब यहां पर आर पी डी एफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 1s। तो देखो 1s के लिए 4 पाई आर स्क्वायर तो सबका होगा, और 1s के लिए सोचो, ये वैल्यू पहले भी हमने लिखी थी आर स्क्वायर वाली, ई की पावर -2r अपॉन ए नोट। ये आर स्क्वायर वाला पार्ट जिसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, आरपीडीएफ फॉर 1s, आरपीडीएफ फॉर 1s। हाँ या ना। अब ये 1s का कर्व जो पहले ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा था, अब यही 1s का कर्व भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें भी आर की टर्म आ गई। अब इसमें भी आर की टर्म आ गई, तो ये 1s का कर्व भी ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। यानी फॉर 1s अगर मैं बात करूं तो कर्व कुछ इस तरह से होगा। यहां पर अब या तो आरपीडीएफ लिख देना, आरपीडीएफ फॉर 1s, यहां पर ये आर,
तो इसका कर्व कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, क्योंकि अब ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और अब आप कह सकते हो सर फिर तो एस वाला भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पी वाला भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा, डी वाला भी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। बिल्कुल आप सब सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो कर्व मैं यहां प्लॉट कर रहा हूं, 1s का भी ऐसे ही होगा, 2p का भी ऐसे ही होगा, 3d का भी ऐसे ही होगा, 4f का भी ऐसे ही होगा, सबका ऐसे ही होगा। सभी के लिए कर्व ऐसे ही होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अब इस कर्व की इंपॉर्टेंस आपको बता देता हूं। जो क्वेश्चन हमारा था 1 एंगस्ट्रॉम पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी या 2 पर ज्यादा होगी, वो अब कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, वही इमेजिन करो एक स्फीयर है और यह जो डिस्टेंस है यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब इस सरफेस पर, इस डिस्टेंस पर जो स्फेरिकल सरफेस होगी उस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। उस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मतलब अगर मैं यहां पर स्फेरिकल सरफेस की बात करता हूं, स्फेरिकल सरफेस, ये लेट से S1, ये S1, ये S2, ये S3 और इसको लिख लेता हूं S4, तो कह सकते हो कि S1 से ज्यादा S2 पर, S2 से ज्यादा S3 पर, लेकिन फिर वापस कम होने लगेगी, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगी, कंटिन्यूसली नहीं बढ़ेगी। सबसे ज्यादा किस पर होगी? इस S3 पर। इनफैक्ट इस डिस्टेंस को पता है क्या बोला जाता है? आर मैक्स। आर मैक्स, इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, रेडियल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इस डिस्टेंस को कहा जाता है आर मैक्स। क्वेश्चन ये आता है क्या 1s ऑर्बिटल के लिए हम ये आर मैक्स निकाल सकते हैं? क्या 1s ऑर्बिटल के लिए हम ये आर मैक्स निकाल सकते हैं? तो आर मैक्स क्या है? जब ये आरपीडीएफ मैक्सिमम हो जाएगा, आरपीडीएफ मैक्सिमम होगा, मतलब इसको मैं शॉर्ट में एफ लिख लेता हूं, ठीक है, एफ लिख देता हूं। जब ये एफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमा कैसे निकालोगे? तो इस एफ को डिफरेंशिएट करना होगा। एफ को डिफरेंशिएट करके इसको क्या पुट करना होगा? 0। तो फॉर मैक्सिमा डीएफ, समझ में आ रहा है? डी मत एफ अपॉन डी आर। चाहो तो चलो एक बार और लिख देता हूं, आर पी डी एफ अपॉन डी आर। इसको क्या करना पड़ेगा? 0। इसको 0 करना पड़ेगा, राइट। और इस आर की टर्म यहां पर भी है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, आप करके देखना। पता है इस आर मैक्स की वैल्यू कितनी आती? ए नोट। ये धमाका है साहब, ये यूं कह दो कि एक तरह की लॉटरी है। ए नॉट की वैल्यू पता कितनी होती? 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब यहां बोहर मॉडल और श्रोडिंगर को आप कंपेयर करो, बोहर मॉडल और श्रोडिंगर को कंपेयर करो। श्रोडिंगर क्या कह रहा है कि 1s का जो इलेक्ट्रॉन है, ये 1s का ऑर्बिटल है, 1s का इलेक्ट्रॉन की किस डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? तो ए नॉट डिस्टेंस पर। किस डिस्टेंस पर? ए नॉट डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम। बट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कह रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी बाकी जगह भी होगी लेकिन इस पर सबसे ज्यादा होगी। और बोहर मॉडल क्या कहता था? इस डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रॉन होगा साहब, इस डिस्टेंस पर ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। दो वो गलत स्टेटमेंट है, लेकिन बोहर ने भी वैल्यू तो वही निकाल दी थी। और बोहर का आंसर निकालने में पता है केवल 5 मिनट लगते हैं। बोहर मॉडल से यहां तक पहुंचने में केवल 5 मिनट लगते हैं। रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना, एक इक्वेशन mvr इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, दूसरी इक्वेशन kzd स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। रेडियस का एक्सप्रेशन निकालो, 5 मिनट में ज्यादा ज्यादा आंसर आ जाएगा। 5 मिनट में आप समझ के आंसर निकाल सकते हो। श्रोडिंगर से निकालने में कम से कम 5 साल लगेंगे। अगर आप खुद करना चाहो तो श्रोडिंगर से खुद करना चाहो कम से कम 5 साल लगेंगे, और वो भी कंप्यूटर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, पता नहीं कितनी चीजें करनी पड़ेगी, और शायद फिर भी ना कर पाए, ये मान लो फिर भी ना कर पाए, और आंसर दोनों से सेम आ रहा है।
ये आप देखो ब्यूटी ऑफ बोहर मॉडल। दो बोहर मॉडल में नहीं कह रहा हूं कि सही है, लेकिन बोहर मॉडल पता है क्या, बहुत सिंपल मॉडल है। गलतियां बहुत है बोहर मॉडल में, गलतियां बहुत है बोहर मॉडल में, लेकिन वो सिंपल है, वो आसान है, चीजें उससे थोड़ी समझ में आती। श्रोडिंगर से ज्यादा समझ में नहीं आता, बड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती, लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बोर बड़ा क्या बोलता है, अरे यार मान, बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन इसी डिस्टेंस पर होगा, श्रोडिंगर क्या कहता है, भैया इस डिस्टेंस पर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद में भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। जैसे ये बोलते हैं कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, अरे सर ये क्या हो रहा है। लेकिन देखो ये बात फैक्ट है, देखो सच्चाई हमेशा टफ होती है। रियलिटी इज ऑलवेज डिफिकल्ट, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना रियलिटी पर जाओगे वो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, अच्छी बातें, सच्ची बातें, अच्छी बुक्स, अच्छे कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टाइम लगता है, आसानी से समझ में नहीं आता, आसानी से नहीं समझ में आती, राइट। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया, ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ये 1s का। लेकिन फर्दर यहां पर अब मैं आपको बता दूं, चाहे कोई सा भी करो, क्योंकि सब 4πr² से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब 4πr² से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 1s का भी है, 2p का भी है, सबका यही कर्व होगा। लेकिन अब अगर एक रेडियल नोड होगा तो कर्व कैसे आएगा, तो आर पी डी एफ वर्सेस आर, तो यहां पर एक वापस चेंज है भाई। इस बार 2s के लिए एक रेडियल नोड होगा, 3p के लिए भी एक होगा, 4d के लिए भी एक रेडियल नोड होगा, 5f के लिए भी होगा, लेकिन हाइट इस बार कम नहीं होगी, यहां हाइट बढ़ती जाएगी। ये सब मैथमेटिकल है। इसका अगर आपसे कोई पूछे कि आर मैक्स क्या होगा, तो ये आर मैक्स होगा, दिस इज आर मैक्स। हाँ ये भी कैसा ही कह सकते हो, गुलशन ने एक बड़ी सही लाइन पूछी, अच्छे गुरु भी है ना जल्दी समझ में नहीं आते हैं, ये भी सही बात है। हाँ जी, अभी खत्म नहीं हुआ राम बेटा, अभी थोड़ा और बाकी है। विनय कह रहा सर थोड़े अच्छे स्टूडेंट के लिए भी बोल दो। नहीं बेटा 2s वगैरह की बात नहीं कर रहे, केवल 1s की बात कर रहे हैं अभी, केवल प्रद्युम्ना 1s के लिए ही बात कर रहा हूं, 2s का आइडिया नहीं, मुझे भी निकालना पड़ेगा। हरिओम कह रहा सर कोर्स के बाद आपकी बहुत याद आएगी। ओए होए, बड़ी टची लाइन लिख दी तुमने तो मेरे, हैं ज्यादा मत बोलो बेटा। हाँ चलो अभी आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन इसी पर आते हैं, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट इन पर आते हैं। जेई एडवांस में आप देखोगे तो भी आप करोगे सर यही तो पूछा जाता है। हाँ हाँ, लक्की कह रहा सर आपसे पढ़कर एक अच्छा फील आता है कि मतलब साइंस की दुनिया में आप अंदर भेज दिया है। अच्छा बिल्कुल, एटम के अंदर घुसना पड़ता है। आरुष कह रहा है सर आज खत्म कर दो, आज दोपहर में क्लास नहीं है, ऐसा। अच्छा जी, अच्छा चलो, तो ये वाला पार्ट। अब मुझे ये बताओ, तीन तरह के कर्व्स की हमने बात की, शॉर्ट में एक समराइज कर रहा हूं। तीन तरह के कर्व्स की बात की, एक तो ये, दूसरा आर स्क्वायर वर्सेस आर, और तीसरा 4πr², कैपिटल आर स्क्वायर वर्सेस आर। इस कर्व की कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है,
लेकिन इन दोनों कर्व्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये कर्व आपको पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन करवाता है कि इस पॉइंट पर ज्यादा है या इस पॉइंट पर ज्यादा है, और ये वाला जो कर्व है आपको सरफेस टू सरफेस कंपेयर करवाता है कि किस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की रेडियल प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये सरफेस टू सरफेस कंपैरिजन, ये पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन, इस कर्व की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बस कर्व बनाना आना चाहिए कि ये कर्व कैसा होगा। यहां ध्यान रखना वैल्यूज नेगेटिव नहीं होगी। ये वाला कर्व डिक्रीजिंग होता है, हाइट कम होती जाएगी, यहां ध्यान रखना हाइट बढ़ती जाएगी, ये हाइट बढ़ती जाएगी। इसके जो कर्व होते हैं एस पी डी एफ सबके लिए एक जैसे होते हैं, 1s 2p 3s सब ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। आरपीडीएफ वाले कर्व सारे ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, लेकिन ये वाला कर्व एस ऑर्बिटल का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, बाकी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब यहीं पर एक और अच्छा सा पॉइंट बताता हूं, एक और पॉइंटर जिस पर क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बता तो दिया बेटा रोहन, सरफेस टू सरफेस का यह आंसर दे तो दिया, 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम इस तरह से देख सकते हो। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। पहले मैंने प्रोबेबिलिटी पूछा था, अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछ रहा हूं। न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रौनक कह रहा कि नहीं सर क्लास है। अच्छा समझाता हूं, 1s और 1s और 2p का एग्जांपल लेंगे यहां पर। 1s ले लो 2s ले लो डजेंट मैटर, और एक 2p वाला एग्जांपल लो। आर स्क्वायर वर्सेस आर, आर स्क्वायर वर्सेस आर। आर स्क्वायर क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसी से क्या आएगा जाई स्क्वायर, इसी से आ जाता है जाई स्क्वायर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं आपको बता दूं फॉर एस ऑर्बिटल, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो फॉर एस ऑर्बिटल probability density at nucleus is maximum, वो मैक्सिमम है किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। बट प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर वर्सेस डीवी या जाई स्क्वायर कुछ भी करो डजेंट मैटर, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जो है हम कहते हैं ये ऑलमोस्ट जीरो होती है। क्यों, बिकॉज ये जो डीवी होता है ना, बिकॉज डीवी इज ऑलमोस्ट जीरो, साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटी होती है, न्यूक्लियस की साइज बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसे ऑलमोस्ट जीरो बोल देते हैं। सही में जीरो बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोल सकते हो, पर ठीक है वो इतना जीरो है कि वर्ड यही चलता है, ज्यादा प्रॉपर वर्ड है ऑलमोस्ट जीरो, बिकॉज न्यूक्लियस की साइज, बिकॉज डीवी साइज ऑफ या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट जीरो। तो ये कंफ्यूजन जो है ना एस ऑर्बिटल में ही होता है, एस ऑर्बिटल में होता है, पी में नहीं होता, क्योंकि पी में आर स्क्वायर भी जीरो, प्रोबेबिलिटी भी जीरो, तो पी में कंफ्यूजन ही नहीं होता है।
पी में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन कहां होता है, एस ऑर्बिटल में। तो यस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। फॉर एस ऑर्बिटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी न्यूक्लियस पर मैक्सिमम होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है जीरो होती है। और वो जीरो होने का कारण क्या है, बिकॉज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस की साइज बहुत कम होती है, इसीलिए इसको हम जीरो ले लेते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। हाँ, अब पी और डी के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पी और डी के लिए फॉर पी डी ऑर्बिटल्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एज वेल एज probability at the न्यूक्लियस या ओरिजिन इज जीरो। क्लियर ये पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? इन पॉइंट्स को करने के बाद आप शीट सॉल्व करना बहुत मजा आएगा, लगेगा सर सब कुछ पहले पढ़ना ढंग से, फिर क्वेश्चंस करना, मक्खन की तरह क्वेश्चन होंगे। बट अभी खत्म नहीं हुआ है, आज खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आज हमने केवल रेडियल पार्ट की ही बात की है, थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है, एंगुलर पार्ट और बाकी है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बता देता हूं। चलो जल्दी से एंगुलर पार्ट भी खत्म कर देते हैं, आज ही करते हैं। चलो 10 मिनट में और हो जाएगा। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ताकि कल डिस्कशन अच्छी तरह से होगा और अच्छी तरह से सारा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो आज डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं एंगुलर पार्ट, इसके कर्व प्लॉट नहीं करते हैं, लेकिन फॉर एस ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल के लिए हम कह सकते हैं वेव फंक्शन मतलब जाई जो है, वेव फंक्शन मतलब जाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। मतलब एस ऑर्बिटल के केस में कोई एंगुलर पार्ट ही नहीं होता है, थीटा और फाई की कोई टर्म ही नहीं होती है। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, एंगल बदलने से वैल्यूज में चेंज नहीं होगा, वैल्यूज में चेंज नहीं होगा। इसीलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में भी किसी आर डिस्टेंस पर पॉइंट लेते हो, इस डायरेक्शन में भी आर डिस्टेंस पर लेते हो, इस डायरेक्शन पे भी आर डिस्टेंस पर लेते हो, इधर भी आर डिस्टेंस पर लेते हो, सब जगह रेडियल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम आएगी। एंगुलर पार्ट है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू भी सेम होगी। इसीलिए एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। इट इज यानी एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सेकंड पॉइंट चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। और इवन आप ये कह सकते हो कि फॉर एस ऑर्बिटल जो जाई स्क्वायर होगा वो आर स्क्वायर ही होगा। एक एस ऑर्बिटल के लिए आर स्क्वायर इज जाई स्क्वायर, यानी एक एस ऑर्बिटल के लिए यस, ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एस ऑर्बिटल के लिए इसे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए जो आर स्क्वायर है वही जाई स्क्वायर है। लेकिन पी और डी के लिए नहीं कह सकते हो। एस ऑर्बिटल के लिए अगर आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हो, एक ही बात है, क्योंकि उसमें कोई एंगुलर पार्ट होता ही नहीं है, उसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता है। इसीलिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। एंगल बदलने से वैल्यू चेंज नहीं होगी, आर बदलने से चेंज होगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इसीलिए केवल आर पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, थीटा और फाई की कोई टर्म है ही नहीं। लेकिन अब बात आती फॉर पी ऑर्बिटल। अब इंटरेस्टिंग चीज आती है यहां पर। एक पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं वैल्यूज थोड़ी सी, तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन होता है वो थीटा और फाई पर डिपेंड करता है, वो थीटा और फाई पर डिपेंड करता है। थोड़ा आसान सा कोई एक्सप्रेशन ले रहा हूं, जैसे आपको पता ना पी ऑर्बिटल जो होते ना,
उनका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आता है 3 ये कांस्टेंट वैल्यू से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही लिख रहा हूं। ये सब शीट में दे रखी है। एक्सरसाइज O2 जो है ना, उसमें एक पैराग्राफ की फॉर्म में ये सारे एक्सप्रेशन दे रखे हैं कॉस थीटा। समझाता हूं इसका। ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, हमें पता है कि जो P और सब शेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। क्वेश्चन आता है ये PX है या PY है या PZ है, ये कैसे बताया? तो हमने इनको कैसे डिफाइन किया? PX जो होता है ना, उसमें नोडल प्लेन एक वर्ड यूज किया गया। PX ऑर्बिटल कौन सा होता है? जिसमें YZ नोडल प्लेन होता है, नोडल प्लेन, राइट? ये आपको पता है। PZ में नोडल प्लेन कौन सा होता है? XY नोडल प्लेन होता है। एक चीज। दूसरे याद करो, इससे पहले 1-2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था, 1-2 चीजें और बताई थी। थीटा अगर 0 डिग्री है तो Z एक्सिस, थीटा अगर 90 डिग्री है तो XY प्लेन, फाई अगर 0 डिग्री है तो XZ प्लेन। याद आ रहा है? और फाई अगर 90 डिग्री है तो YZ प्लेन। ठीक है। अब यहां पर लेट से अगर आपने सुनना, इसमें और चीजें लिख सकते हो। थीटा जैसे ही 90 डिग्री लिया, मतलब मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं? XY प्लेन की। थीटा जैसे ही 90 डिग्री लिया, मतलब कौन सा प्लेन ले लिया मैंने? XY प्लेन। मतलब अगर XY प्लेन पर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उसका थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और थीटा जैसे ही 90 डिग्री हुआ, ये वाली टर्म 0। थीटा जैसे 90 डिग्री हुआ, ये वाली टर्म 0। मतलब इस ऑर्बिटल के लिए XY प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर XY प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? PZ होगा, PZ होगा। यानी ये एक्सप्रेशन किस ऑर्बिटल का है? PZ ऑर्बिटल का है। किस ऑर्बिटल का है? समझ में आई बात? PZ ऑर्बिटल का है। एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूं, 3/4 पाई की पावर हाफ साइन थीटा साइन फाई। साइन थीटा साइन फाई। अब आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। इसमें ये ध्यान रखना, प्लेन से मत रखो, क्योंकि जेड एक्सिस तो किसी ना किसी प्लेन में ऐसे आ जाती है। तो फोकस केवल इन तीनों पर करो, क्योंकि प्लेन देखना है मेरे, एक्सिस नहीं देखनी है। तो थीटा 0 वाला केस नहीं देखोगे, थीटा 0 वाला केस नहीं देखोगे। अब आपको ये वाला केस देखना है, क्योंकि हमें प्लेन से मतलब है। अब ये एक्सप्रेशन या तो थीटा पर 0 हो रहा है, या तो थीटा पर 0 हो रहा है, या फिर और कब 0 होगा? फाई 90 डिग्री पर, नहीं सॉरी, फाई 0 डिग्री पर। फाई जैसे ही 0 होगा, फाई 0 मतलब कौन सा प्लेन हो गया? XZ प्लेन हो गया। XZ प्लेन, यानी ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? कौन सा ऑर्बिटल हो गया? अब जल्दी से बताओ। फाई 0 होते ही ये वाली टर्म 0। फाई 0 का मतलब XZ प्लेन इसके लिए नोडल प्लेन है, और XZ प्लेन अगर नोडल प्लेन है तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया? PY। इसके लिए नोडल प्लेन XZ, इसके लिए नोडल प्लेन XY। समझ में आ गई बात? यहीं पर एक और एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, एक और ऑर्बिटल का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, 3/4 पाई। वैसे तो बचा हुआ वही होगा, लेकिन फिर भी साइन थीटा कोस फाई। ये एक्सप्रेशन कब 0 होगा? जब फाई 90 डिग्री होगा। और फाई 90 डिग्री होगा मतलब YZ प्लेन इसके लिए क्या हो गया? नोडल प्लेन। तो ये क्या हो गया? PX। तो यहां पर नोडल प्लेन मतलब इसको समझ रहे हो आप, कि अगर ये PY ऑर्बिटल, ये Y एक्सिस है,
तो हम इस तरह से बनाते हैं। तो ये जो लॉब्स है वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जेड एक्सिस, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहां पर आप ऐसे इमेजिन करो एक प्लेन बन रहा है। राइट, तो इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। इसे बोला जाता है नोडल प्लेन, क्योंकि ये प्लेन है इसीलिए नोडल प्लेन, और वो स्फेरिकल सरफेस थी इसीलिए वहां स्फेरिकल नोड वर्ड आया था। नोडल प्लेन, या इसका एक और नाम भी है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। और पी ऑर्बिटल में एक ही एंगुलर नोड होता है, एक ही ऐसा प्लेन आएगा। पी एक्स में भी एक ही ऐसा प्लेन होगा, पी वाई में भी ऐसा एक ही होगा, पी जेड में भी ऐसा एक ही होगा। डी में ऐसे दो आते हैं, डी के एक्सप्रेशन से करोगे तो दो आएंगे। तो यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो होते हैं ना, वो देखा गया कि हमेशा एल के बराबर होते हैं, एल के बराबर होते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड। एंगुलर नोड की वैल्यू एल के बराबर होगी, रेडियल नोड की वैल्यू n माइनस एल माइनस 1 के बराबर होगी। दोनों का सम करोगे तो टोटल नोड्स का भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, डी वाले भी मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं, कुछ डी वाले भी बताऊंगा, बट डी पर अभी तक ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, दो हम करेंगे। बट क्वेश्चन पी पर जरूर आते हैं। पी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि कौन सा पी एक्स है, कौन सा पी वाई है, कौन सा पी जेड है। इसके लिए कुछ चीजें पता होनी चाहिए, किसका नोडल प्लेन कौन सा होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये यहां पर जो मैंने लिखे हैं सब नोडल प्लेन लिखे हैं, एक्स जेड प्लेन, ये एक्स जेड प्लेन, ये सब क्या है, नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन, एक स्फेरिकल नोड और दूसरा नोडल प्लेन, वो स्फेरिकल शेप में होता है, ये नोडल प्लेन में होता है। तो कल हम कंप्लीट कर देंगे। होमवर्क की जहां तक हम बात करें तो इसका होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 से लेके 67 तक, O1 में 55 से लेके 67, कुछ कोशिश करता हूं अगर S1 में भी है तो वो भी दे देता हूं। मोस्टली खत्म हो गया है, मोस्टली थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको रिवीजन प्लान बता दूंगा, रिवीजन प्लान में क्या होगा वो भी बता दूंगा। इंटरेस्टिंग सा रहेगा आप लोगों के लिए। जितना टाइम है मेरे हिसाब से उसमें बेस्ट क्या हम कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। और कोशिश की है मैंने, और कोशिश की है थोड़ी एक्स्ट्रा, ताकि थोड़ा और आपका कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, वो भी मैंने कोशिश की है, वो बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। रियल एफर्ट्स की बात करूंगा मैं, हवा में बातें नहीं, जिससे मुझे लगता है कि सही में फायदा होता है वही चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। जुमले नहीं दूंगा कि ये कर लो ये कर लो, ऐसा नहीं है। टाइम को देखते हुए जो सही में करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, वो हम करेंगे। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस नहीं चलेगी आप लोगों की, ये भी मैं बता दूं। क्लासेस तो आज कल हो गई, अब आपको ज्यादा से ज्यादा करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये होमवर्क करो अच्छी तरह से, ये हो जाना चाहिए जिससे एक श्रोडिंगर में कॉन्फिडेंस आपको आएगा। एडवांस के टाइम पर अलग आएगा, एडवांस वालों के लिए भी बताइएगा। एडवांस के अभी तो जेई मेंस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद
हर टाइम की प्लानिंग मिलेगी, हर दिन। मैंने पहले भी बोला है, जब तक जेई एडवांस नहीं हो जाता, किस दिन क्या पढ़ना है वो सारी प्लानिंग तुम्हारे पास होगी। तुम्हें पढ़ना है, इधर उधर नहीं सोचना है, तुम्हें केवल इस चीज पर फोकस करना है कि सर ने जो कहा वो हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उस पर ध्यान दो। उसके अलावा तुम्हें नहीं सोचना है, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है बेटा, मेरे जो को पीसी ही आती यार। ठीक है, क्लासेस होगी बट अब फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, वीक में 1 या 2 क्लास लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, और वो भी हो सकता है कम टाइम की लगे। वो इसलिए कम टाइम की क्योंकि तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता दूँ, जितनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा होगी उतनी तुम्हारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जनता सेल्फ स्टडी से बचना चाहती है, जनता चाहती है बस कोई भाषण देता रहे, सुनते रहे तो काम हो जाएगा, वो सारे काम खत्म होंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा उससे उसको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ये ध्यान रखना। आर्यन चिंता मत करो, मैं और कहीं नहीं जाने वाले। जेई तक एडवांस तक तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद तुम्हारा भरोसा है, तुम जानो तुम साथ रहते हो नहीं। जेई एडवांस तक तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ये बहुत क्लियर है ना। और वो हमेशा प्लानिंग मिलेगी, चिंता मत करो, और अच्छी तरह से मिलेगी। चलो जी, आज का टाइम हो गया, मिलते हैं। ये जल्दी से होमवर्क करो, बताना कैसा मत लग रहा है, श्रोडिंगर से कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सचिन बेटा, जिसका भी छूटा हुआ है या तो टाइम मिले तो कर लो, नहीं तो फिर रिवीजन करना पड़ेगा। अब उस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं कि क्या छूट गया, क्या बैकलॉग है। अब हर एक के लिए क्या कहूँ मैं उसको, मतलब कुछ चीज़ों के कोई जवाब नहीं होते बेटा कि ये छूट गया तो क्या करूँ। मेरा मानना है कि जो छूट गया उसे छोड़ दो, अब केवल रिवीजन पर फोकस करो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, जो छूट गया वो नहीं है सिलेबस में। क्योंकि अब जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का टाइम है, उसको समेटने का टाइम है। अब अगर उसको नहीं समेटा तो जो पढ़ा हुआ है वो भी बेकार चला जाएगा, उसके भी क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है।